चलिए बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं। तो आज चैप्टर खत्म कर देते हैं अपन। मियोसिस लास्ट बचा है, आज पूरा कर देते हैं। माइटोसिस हो गया था। अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों डिवीजन जो है, ये किस टाइप की सेल की प्रॉपर्टी है? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? ये यूकैरियोट्स। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों यूकैरियोट्स में होता है, लेकिन मियोसिस किस में होगा? स्पेशल टाइप की यूकैरियोटिक सेल में। हाँ, इट अकर्स इन स्पेशलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल। किस में होने वाला है? स्पेशलाइज्ड टाइप की यूकैरियोटिक सेल में होने वाला है। अब ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप की यूकैरियोटिक सेल है, ये कौन सी है? तो इस सेल को कहते हैं मियोसाइट्स। इट अकर्स इन स्पेशलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल, और उसको हमने क्या बोला है? मियोसाइट्स। मियोसाइट्स को हम लोग जर्म सेल भी कह देते हैं। मियोसाइट्स की क्या प्रॉपर्टी है? मैंने क्यों इसको स्पेशलाइज्ड सेल बोला है? क्या रीजन है इसका? इसका पहला रीजन है कि ऑलवेज डिप्लॉयड, ये हमेशा डिप्लॉयड होगा। और दूसरा, पैटर्नल एंड मैटरनल, क्रोमैटिन्स आर सेपरेटेड। फिर से देख लेंगे अपन। हमने बोला मियोसिस, तो मियोसिस किस में होने वाला है? स्पेशलाइज्ड टाइप की यूकैरियोटिक सेल में होने वाला है। एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है जर्म सेल। हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल में माइटोसिस, जर्म सेल में मियोसिस। इसके अलावा जर्म सेल सोमैटिक सेल से अलग है। ज्यादातर बॉडी में सेल कौन सी है? सोमैटिक। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में ज्यादातर जो सेल्स है वो सोमैटिक है, थोड़ी बहुत जो सेल है वो जर्म सेल है। तो जर्म सेल सोमैटिक सेल से अलग है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? स्पेशलाइज्ड सेल बोल दिया। और उस सेल का नाम क्या रख दिया? मियोसाइट, कि थोड़ी स्पेशल सेल है और इसका नाम है मियोसाइट। इस मियोसाइट को हम और क्या बोल सकते हैं? जर्म सेल कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो जर्म सेल बोलते हैं स्पर्म को, और जर्म सेल बोलते हैं ओवम को। क्या ओवम, ओटिड या स्पर्म्स आर जर्म सेल? नहीं, उनकी मदर सेल को जर्म सेल कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया इज ए जर्म सेल, oogonia इज ए जर्म सेल। अब उनको जर्म सेल भी कह सकते हो, मियोसाइट भी कह सकते हो। इन सेल्स की प्रॉपर्टी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा डिप्लॉयड होगी। कोई भी स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉयड नहीं होती है, ये हमेशा कैसी होती है? डिप्लॉयड। सोमैटिक सेल, बॉडी की जो सेल है वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों हो सकती है। जैसे कि हमने बात की थी मेल हनी बी, ड्रोन, तो ड्रोन की बॉडी क्या थी? सोमैटिक सेल कैसी थी? हैप्लॉयड थी। ऐसे ही प्लांट में ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉयड। तो यानी सोमैटिक सेल हैप्लॉयड भी हो सकती है और डिप्लॉयड भी हो सकती है, बट जर्म सेल हमेशा कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। हमेशा ध्यान रखना है, जर्म सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू जाएगा। इस सेल में पैटर्नल और मैटरनल क्रोमैटिन जो आते हैं, यानी स्पर्म और ओवा जो क्रोमैटिन लेके आता है, वो दोनों सेपरेट रहते हैं। एक पैटर्नल क्रोमैटिन नजर आ रहा है और एक मैटरनल क्रोमैटिन नजर आ रहा है, दोनों सेपरेट रहते हैं। जबकि सोमैटिक सेल में दोनों फ्यूज्ड होते हैं, मर्ज होते हैं, और एक लंबा सा क्रोमैटिन का थ्रेड नजर आता है। जनरली इसके अंदर क्या नजर आता है? पैटर्नल क्रोमैटिन अलग, मैटरनल क्रोमैटिन अलग नजर आता है, इसीलिए ये मियोसाइट है। समझ मारी बात? फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, दिमाग लगाने में बोल के रहा हूं। मैंने बोला ह्यूमन की बॉडी में दो टाइप की सेल है, वन इज सोमैटिक एंड सेकेंड इज जर्म सेल। इनका नाम ये क्यों रखा? सोमा मतलब बॉडी होता है, सोमा मतलब बॉडी, तो बॉडी जो बनाने वाली सेल है उसको बोल दिया सोमा। और जर्म्स यानी जो जर्मिनेशन में, यानी जो रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में जो सेल पार्ट लेगी, उसको अपन क्या बोल देते हैं? जर्म सेल कहते हैं।
तो जर्म सेल किसी भी बॉडी में कहां मिलता है, या तो टेस्टिस में या ओवरी में, जिनको बोलते हैं गोनेड्स। तो जो गोनेड्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल कंटेनिंग है, जिनको हमने बोला है जर्म सेल। गोनेड को छोड़ दो, टेस्टिस और ओवम ओवरी के अलावा जितनी भी बॉडी की सेल है उन सबको सोमैटिक सेल कहते हैं। ब्रेन, हार्ट, आई, कुछ भी, मसल, बोन, सब कुछ, ये सब क्या है, सोमैटिक सेल है। और टेस्टिस और ओवरी के अंदर क्या है, जर्म सेल है। अब जैसे टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सुना है तुम लोगों ने, है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल में 1 2 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनकी अंदर वाली लाइनिंग क्यूबॉइडल एपिथीलिया है, क्यूबॉइडल एपिथीलिया, जिनको जर्मिनल एपिथीलिया भी कहते हैं। और वही जर्मिनल एपिथीलिया क्या कंटेनिंग है, स्पर्मेटोगोनिया, वहां पे स्पर्मेटोगोनिया, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, जर्म सेल, क्योंकि वो जर्मिनल एपिथीलिया का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से ओवरी में भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्पेशल टाइप की यूकैरियोटिक सेल है, अलग टाइप की यूकैरियोटिक सेल है जो गोनेड्स में मिलेगी। इनका नाम ही हमने क्या रख दिया, मियोसाइट्स, या फिर इनको बोल दिया जर्म सेल। इनकी क्या खास बात है, सबसे पहला ये हमेशा डिप्लॉयड होगी, और दूसरा पैटर्नल और मैटरनल क्रोमेटिन आर सेपरेटेड। इनमें पैटर्नल क्रोमेटिन, मैटरनल क्रोमेटिन अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। अच्छा, मियोसिस हो क्यों रहा है, क्या रीजन है मियोसिस का? हाँ, सबसे पहले मियोसिस का पहला रीजन है टू मेक हैप्लॉइड सेल, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए, टू मेक हैप्लोफेज, और टू रिड्यूस number of chromosome half। एक तो इसके लिए हो रहा है, दूसरा टू मेंटेन क्रोमोसोम काउंट in next generation। और थर्ड, to form spores in sporophytic plants। in zygote to develop gametophytic plant। एक बार इधर देख लो, फिर लिख लेना तुम लोग कि हम बात क्या कर रहे हैं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। यहां तक तो क्लियर हो गया कि माइटोसिस किस में होने वाला है और मियोसिस किस में होने वाला है? बता दो, माइटोसिस किस में होने वाला है? सोमैटिक सेल में होने वाला है। ठीक है, ज्यादातर एनिमल की बॉडी सोमैटिक होती है, लेकिन एक हमने पढ़ा था ड्रोन, जिसकी सोमैटिक बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो माइटोसिस ज्यादातर डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होता है, लेकिन कभी कभी हम ये हैप्लॉइड सोमैटिक सेल में भी देख लेते हैं। लेकिन जो मियोसिस हो रहा है वो हमेशा किस में होगा? मियोसाइट्स में, जो अपने आप में क्या है? स्पेशलाइज्ड है। लोकेशन क्या है? गोनेड्स, गोनेड्स में मिलेगा। कैसी होगी? हमेशा डिप्लॉइड होगी, और पैटर्नल मैटरनल क्रोमेटिन यहां पर कैसे दिखेंगे? सेपरेटेड दिखेंगे। यह मियोसिस हो क्यों रहा है? इसका पहला रीजन है क्योंकि हमको क्या डेवलप करना है? हैप्लोफेज। हैप्लोफेज का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या करना है? हाफ करना है। टू रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम टिल हाफ, हाफ तक पहुंचाने के लिए क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। राइट, सपोज करते हैं कि एक स्पर्म है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, एक ओवा है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। दोनों फ्यूज अगर हो गए तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसके मतलब उसकी प्लॉइडी बिगड़ जाएगी, प्लॉइडी बिगड़ जाएगी। तो प्लॉइडी बिगड़ जाएगी तो इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन आ नहीं सकती। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन बनानी है, उतने उतने क्रोमोसोम की बनानी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। जब मियोसिस करेंगे तो नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनेगा, नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम वाला ओवा बनेगा। अब वो दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 46 क्रोमोसोम वाले नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो यानी नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम के काउंट को मेंटेन करने के लिए भी मियोसिस बहुत जरूरी है। मियोसिस होगा तो 23 वाला क्या बन जाएगा? स्पर्म, और 23 वाला क्या बन जाएगा? ओवम, और फिर फर्टिलाइज होगा तो वापस आ जाएगा 46 क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम के काउंट को मेंटेन करने के लिए भी ये जरूरी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। आप लोगों को पता है कि एल्गा हैप्लॉइड हो सकता है, ग्रीन एल्गे जनरली हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइटा की बॉडी भी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड समझते हो बच्चों? आधे क्रोमोसोम, जिसकी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, यानी गैमिट जैसा है, जैसा गैमिट होता है ना वैसा। इसलिए ऐसे प्लांट को बोलते हैं गैमिटोफिटिक। एल्गी आर गैमेटोफाइटिक, ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइटिक। लेकिन प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी बॉडी डिप्लॉयड है, इनकी हर सेल में डबल क्रोमोसोम है, तो इनको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट। फिर से, एक प्लांट है एल्गी, एक प्लांट कौन आया? ब्रायोफाइटा, फिर कौन आता है? टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरी है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें से एल्गी और ब्रायोफाइटा की बॉडी आधे क्रोमोसोम वाली है, यानी हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड बॉडी को बोलते हैं गैमिट लाइक बॉडी, यानी गैमेटोफाइटिक। ठीक है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी बॉडी डबल क्रोमोसोम वाली है, तो इनको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। तो 2 ही जनरेशन नजर आती है, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। टू फॉर्म स्पोर इन स्पोरोफाइटिक प्लांट। चलो अपन 12th से बिलोंग करते हैं, इसको 12th वाली क्लास में आते हैं। 12th में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर, इस पे आते हैं। ठीक है? इसमें तुमने एंथर पढ़ा, एंथर के अंदर तुमने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, एंड द ईच स्पोरोजेनस टिश्यू सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वो करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और वो होते हैं हैप्लॉइड। इसका मतलब स्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है। कौन सा डिवीजन चाहिए? मियोसिस। तो स्पोर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मियोसिस। उधर आते हैं फीमेल में, फीमेल में क्या आती है? पिस्टिल, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी में चैम्बर, चैम्बर में प्लासेंटा, प्लेसेंटा पे ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके बनाएगा लीनियर टेट्राड, जिसमें से 3 का विकेट उड़ेगा, एक पीछे रह जाएगा। फंक्शनिंग मेगा स्पोर, याद आ रहा है? तो वो जो मेगा स्पोर का टेट्राड है वो भी कैसा बना? मियोसिस। तो उसको भी हमने क्या बोला? मेगा स्पोर। यानी स्पोरोफिटिक प्लांट में स्पोर बनाने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए? मियोसिस चाहिए। बोले यहां तक क्लियर हुआ? फिर हमने लिखा है इन जाइगोट टू डेवलप गैमेटोफिटिक प्लांट। मान लो ब्रायोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा ने माइटोसिस करके मेल गैमेट बनाया और फीमेल गैमेट बनाया, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो जो ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है वो मियोसिस कैसे करेगा? वो तो माइटोसिस करेगा। तो ब्रायोफाइटा को मेल गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करना पड़ा, ब्रायोफाइटा को फीमेल गैमेट बनाने के लिए भी क्या करना पड़ा? माइटोसिस करना पड़ा, और फिर दोनों गैमेट बना दिए, और दोनों गैमेट पानी में, यानी मेल गैमेट पानी से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक पहुंचा। इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का मीडिया चाहिए। एम्फीबियन को एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि सर एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, या इसलिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, कोई आदमी स्विमिंग पूल में जाए और बाहर आ जाए तो वो एम्फीबियन बन गया। मगरमच्छ एम्फीबियन है, पानी में रहता है, बाहर आ जाता है। टर्टल एम्फीबियन है, ऐसा नहीं है, वो रेप्टिलियन है। तो आप एम्फीबियन क्यों कहते हो? एम्फीबियन इसलिए कहते हो क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का मीडिया चाहिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी चाहिए, इसलिए उनको एम्फीबियन कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि बाहर भी रह सकता है, अंदर भी रह सकता है। ठीक है? तो यहां पर भी यही कंडीशन थी कि गैमेट बना मेल, गैमेट बना फीमेल, लेकिन मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पानी का मीडिया चाहिए था। तो पानी में तैरता तैरता वहां पहुंच गया। तो क्या बनाया उसने? जाइगोट बनाया। ऐसा एल्गी में भी बना, लेकिन एल्गी ने क्या किया पता है? जाइगोट में सीधा मियोसिस कर लिया। एल्गी ने क्या कर लिया? जाइगोट में डायरेक्टली क्या कर लिया? मियोसिस कर लिया, और मियोसिस करके छोटे छोटे और स्पोर बना दिए, और वो स्पोर जर्मिनेट हुए तो नया एल्गी बन गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जैसे मैंने बोला मेल प्लांट एल्गी, एल्गी का प्लांट कैसा है? ऑलरेडी एन। ठीक है? मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना। अब मेरे को बताओ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अभी जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट एन हुआ या 2n हुआ? 2n हुआ। अब वापस क्या डेवलप करना है? नया एल्गी। वो कैसा है? एन। तो वापस एन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब जाइगोट में भी मियोसिस पॉसिबल है, लेकिन कौन से प्लांट के लिए? गैमेटोफिटिक, और वो भी स्पेसिफिक कौन सा? एल्गी। यानी एल्गी के जाइगोट में भी क्या हो सकता है? मियोसिस हो सकता है।
इसलिए एल्गी को बोलते हैं एन एम्ब्रियोटा। एल्गी में कभी एम्ब्रियो नहीं बन सकता। एम्ब्रियो बनाने के लिए जाइगोट में माइटोसिस करना पड़ता है। एम्ब्रियो बनाने के लिए जाइगोट में माइटोसिस करना पड़ता है। माइटोसिस से दोनों बना सकते हैं। यूलोथ्रिक्स वगैरह जो है दोनों बना सकते हैं, फिर पानी के अंदर फ्यूज होते हैं वो। ब्रायोफाइट्स वाला कौन सा? गैमेट बनाने के लिए। ब्रायोफाइटा ऑलरेडी हैप्लॉइड है। जब वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो उसको स्पर्म और ओवा बनाने के लिए, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग सेल। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। फिर दोनों गैमेट फ्यूज होंगे, बनेगा जाइगोट। लेकिन ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा है, तो जाइगोट में पहले माइटोसिस करता है, तो माइटोसिस करके फुट सीटेन कैप्सूल बनाता है। फिर उस कैप्सूल में मियोसिस होता है, तो फिर स्पोर बनता है। तो स्पोर बनाने के लिए मियोसिस कर सकता है। अब ये प्लांट किंगडम का टॉपिक है, अपन वहां पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहां तो अपने इतना ही पढ़ा कि भाई ये मियोसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, उस थ्योरी में कोई आ सकता है, तो अपन ने वो पढ़ लिया है। गलत हो जाएगा, ब्रायोफाइटा के लिए गलत हो जाएगा वो। हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करेगी। हैप्लॉइड सेल है यूकैरियोटिक, तो हमेशा माइटोसिस करेगी। हैप्लॉइड सेल मियोसिस कभी नहीं कर सकती। मान लो किसी के अंदर 23 क्रोमोसोम है, तो वो मियोसिस करके क्या कर लेगी? 11.5। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऐसे क्रोमोसोम नहीं बनते। डन। पूछ लो। अच्छा, पॉलीप्लॉइडी में कंफ्यूजन है तो क्लास के बाद पूछ लेना। क्यों? मेरे को याद रहेगा, मैं क्वेश्चन भी नहीं भूलूंगा। हो गया सबका? चले आगे। चलो 1 मिनट। अच्छा, ये जो मियोसिस है, इस मियोसिस में क्या होने वाला है? पहले एक प्रिंसिपल समझ लेते हैं इसका प्रिंसिपल समझ लो, ताकि तुम्हें आगे कोई दिक्कत ही नहीं आए कि होने क्या वाला है। पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं। मियोसिस में 2 बार तो सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन occurs twice, or we can say 2 times। 2 बार तो होने वाला है सेल डिवीजन, बट डीएनए का रेप्लिकेशन 1 बार होने वाला है। समझ रहे हो? ये प्रिंसिपल है मियोसिस का। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसका मियोसिस क्लियर है। ठीक है, फिर से सुन लो क्या लिखा मैंने। सेल डिवीजन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। अब ये मान लो एम फेज 2 बार आएगी, एम फेज 2 बार आएगी, लेकिन एस फेज 1 ही बार आएगी। डीएनए का रेप्लिकेशन तो 1 ही बार होने वाला है, लेकिन एम फेज 2 बार आने वाली है। इसको अपन मियोसिस कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे समझो कि एक सेल है, सपोज करो ये एक सेल है, और इस सेल में 2C क्रोमेटिन है। एक सेल है, ये मान लो वो जर्म सेल है जिसके अंदर 2C क्रोमेटिन है, और इसमें पहले आ गई इंटरफेज। क्या आया? इंटरफेज आई। अब बताओ क्रोमेटिन कितना हो गया? 4C हो गया। हो गया 4C। इंटरफेज में एस फेज आएगी, एस फेज आते ही 2C का क्या हो गया? 4C। इसके बाद होगा मियोसिस फर्स्ट, इसके बाद होगा मियोसिस फर्स्ट, तो बनेगी 2 सेल। कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। इसमें भी क्या रहेगा? 2C, इसमें भी क्या रहेगा? 2C। टूट गया, 4C का हाफ हाफ हो गया, तो 2C 2C। इसके बाद में होगा मियोसिस सेकेंड। अब होगा मियोसिस सेकेंड, इसका मतलब 2 बार डिवीजन हो गया। ये एक एम फेज, ये दूसरी एम फेज, और एस एक ही बार आई। ये मियोसिस सेकेंड। इससे क्या बनेगी? 2, इससे बनेगी 2, तो क्या रह जाएगा? C एंड C। यहां पे क्या रह जाएगा? C एंड C। अभी बात सुन भाई,
तो इसका मतलब एट लास्ट कितनी सेल है? 4, और नंबर ऑफ क्रोमेटिन कैसा है? n, n यानी c, यानी क्रोमेटिन का काउंट कैसा है? c। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन तो हुआ एक बार और डिवीजन हुआ है 2 बार, और टोटल सेल कितनी है? 4। इसलिए हम बोलते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो आप इसको क्या बोलते हो? मियोसिस फर्स्ट। तो ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर मियोसिस सेकेंड, तो ये स्पर्मेटिड्स। ये क्या है? ये क्या है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, और ये स्पर्मेटिड है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस से बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ, ये खुद ही स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 बार डिवीजन होने वाला है। एक बार डीएनए डबल हुआ, एक बार डीएनए डबल हुआ, एक बार डीएनए डबल हुआ। ये भी समझ में नहीं आया कि एक बार डीएनए डबल हुआ, ये तो आया। ठीक है, जब एस फेज आती है तो डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। एस फेज जब आती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, 2C डीएनए बन जाएगा 4C। ये तो हमने माइटोसिस में भी देखा, ये तो बात हमने माइटोसिस में भी की थी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, और डीएनए 2C का क्या बन जाएगा? 4C बन जाएगा। मान लो ये सेल है 4C वाली। अब इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट। क्या मियोसिस फर्स्ट में 4C, जब एक सेल टूटेगी 2 पार्ट में, तो क्या 4C पूरी पूरी जाएगी या हाफ हाफ जाएगी? तो हाफ इसमें चलेगी, हाफ इसमें चलेगी। इसके बाद क्या हो रहा है? एक और डिवीजन, इसके बीच में इंटरफेस नहीं आ रही है, पूरी इंटरफेस नहीं, इसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, आगे बात करेंगे इस बारे में, लेकिन इंटरफेस नहीं आ रही। अब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, ये सेल आगे और डिवाइड कर गई, ये एक सेल डिवाइड कर गई, ये एक सेल डिवाइड कर गई। जब सेल डिवाइड करेगी तो क्या करेगी? आधा पार्ट इसमें, आधा पार्ट इसमें, तो 2C का C इसमें, C इसमें। ये वाली सेल नहीं। यहां तुम क्रोमोसोम पे क्यों जा रहे हो? मैंने तो अभी डीएनए की बात की, अभी क्रोमोसोम पे दिमाग नहीं लगाना है, क्रोमोसोम पे दिमाग नहीं लगाना है। किस पे दिमाग लगाना है? अभी डीएनए पे दिमाग लगाना है। क्रोमोसोम पे दिमाग लगाने की बात करेंगे अपन। यहां तक समझ में आ गई बात? वापस देख लो, क्या बोला मैंने? 2C से क्या बना? 4C। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 4C डिवाइड हो गया, किस किस में डिवाइड हो गया? 2C और 2C में। और फिर एक और मियोसिस हुआ तो ये किस में चला गया? C। तो ये वापस इसको कैलकुलेट करते तो वापस क्या आता है? 4C आता है ना। तो इसका मतलब 2 बार डिवीजन हुआ है, 4 सेल बनी है, और चारों में डीएनए का कंटेंट कैसा है? C। अब अपन क्रोमोसोम लेके चलते हैं। इस सेल में क्रोमोसोम कैसा है? इधर देखते रहना। इसमें क्रोमोसोम है, ये मान लो 46। स्टार्टिंग मैंने की एस फेज के बाद। ठीक है, कितने क्रोमोसोम है? एस से कितने क्रोमोसोम है? 46। इसमें हुआ अब मियोसिस फर्स्ट, समझते रहना। मियोसिस क्या हुआ? फर्स्ट। तो कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। इन दोनों सेल में 46 का 23 इसमें चला जाएगा, पूरा क्रोमोसोम, फुल क्रोमोसोम। क्या चला गया इसमें? 23। या क्या चला गया? 23। फिर एक और, ये तो मियोसिस फर्स्ट था, अब इनका क्या हुआ? मियोसिस सेकंड हुआ। तो अब ये बीच में से सेंट्रोमेर स्प्लिट करेगा, तो इसका स्प्लिट करेगा तो इससे 2 सेल बनेगी, और इसका स्प्लिट करेगा तो इससे भी 2 सेल बनेगी। जब इसकी 2 सेल बनेगी तो इसका क्रोमेटिड 23 इधर, इसका क्रोमेटिड 23 इधर, इसका क्रोमेटिड 23 इधर, इसका क्रोमेटिड 23 इधर, यानी 23 क्रोमेटिड, जो बाद में क्रोमोसोम ही है। मैंने कहा था हर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? बाद में क्रोमोसोम कह देते हो। तो ये 23 अब क्या बन गई? 4 सेल बन गई। तो इसको मैंने क्या बोला? 2n, क्योंकि मैं 2n किसको बोलता हूं? 46 को कहता हूं। तो ये 23 है तो क्या है? n। ये 23 है तो क्या है? n। लेकिन स्टिल नाउ दे आर 23, तो n और n, यानी मियोसिस फर्स्ट में 2n का हो गया n, लेकिन मियोसिस सेकंड में n का रह गया n। इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको क्या बोला? रिडक्शन, क्योंकि 2n का क्या रह गया? n, तो आधा हो गया ना, हाफ हो गया। इसलिए मियोसिस फर्स्ट इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन। और यहां पे n का क्या रह गया? n, तो क्या बोला? इक्वल, तो इक्वेशनल डिवीजन। इट इज जस्ट लाइक एज ए माइटोसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला है? बस जिसको ये बातें समझ में आ गई उसके लिए आसान है ना, क्या तकलीफ है? अरे बोले यार इससे आसान तो मैंने कभी जिंदगी में अपने आप को भी नहीं समझाया होगा, ऐसा मेरे को कभी फील आता है। लेकिन फिर भी बहुत यार इतना डिफिकल्ट नहीं है ये बात।
ये तो आ गया। उसका बताऊंगा मैं क्या रीजन है। क्रोमैटिन और एन क्या है? क्रोमोसोम। नहीं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, मेयोसिस में कयाजमेटा, जिसको चेयाजमेटा कहते हैं, वो सेपरेट हो जाता है। अब वो अब आएगा, अब पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे ये हुआ कैसे है। अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया है, इसको ओवरव्यू बोलते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं ये समझना है अपने को। चलो एक बार और, ठीक है, मैं जानता हूं अंदर से कि एक बार और की जरूरत है, ठीक है यार, इतना कंफ्यूजन नहीं है, एकदम दिमाग को खुला रखो कि मैं बोल के रहा हूं। मैंने हर बात को जस्टिफाई किया कि इसके बाद में क्या हो रहा है। देखो इतनी सी बात है, पहले ये देख लो, यह डीएनए कितना था? 2C। अब ये 2C डीएनए भी समझ में नहीं आता कि एक डीएनए को मैंने 2C लिख दिया, किधर गया? ये भी परेशान हो गया। चलो खैर, एक डीएनए को मैंने क्या लिख दिया? 2C। अब मैंने कह दिया इसके बाद डीएनए हो गया डबल, ये समझ में आता है? बेचारा 2C, फिर ये 2C ये 2C मिलाकर कितना हो गया? 4C। और ये कब हुआ? कौन सी फेज में हुआ बताओ? एस फेज में हुआ। तो एस फेज कितनी बार आई? तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स वंस, एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है? मेयोसिस फर्स्ट। मेयोसिस फर्स्ट होने पर ये 4C 2 सेल में डिवाइड हुआ। जब 4C को आप 2 हाफ हाफ में तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? 2C एंड 2C। कितनी आसान बात है। खैर, तो मेयोसिस हो गया 2C और 2C। अब मैंने बोला ये वाली सेल भी मेयोसिस सेकंड के लिए जाएगी और ये वाली सेल भी मेयोसिस सेकंड के लिए जाएगी, लेकिन इसके बीच में कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, जितना डीएनए उतना ही रह गया। अब मान लो मैंने 2C को 2 में तोड़ा तो क्या जाएगा? C एंड C, C प्लस C 2C। क्लियर है पॉइंट? और इसमें भी यही हुआ कि ये वाली 2C जो है ये 2 पार्ट में टूटी, इसमें भी C, इसमें भी C। तो एट लास्ट कितनी सेल है? 4, और 4 में क्या है? C C C C। और अगर इन चारों को ऐड करते हो तो वापस क्या जाता है? 4C। दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अब अपन इधर आते हैं, ये खिलाड़ी है, चलो वो तो आसान है, ये इसको भी और देख लेते हैं। हुआ क्या है कि सबसे पहले मैंने एक सेल ले ली स्टार्टिंग में, ये वाली सेल मान लो, इस सेल की बात कर रहा हूं मैं किस सेल की बात कर रहा हूं? इस सेल की बात कर रहा हूं। और इस सेल में क्या नजर आ रहा है? क्रोमोसोम। कौन सा है? 46 काउंट है। ये ऐसे कितने दिखते हैं? हमेशा याद रखेंगे N 2N 4N ये सिर्फ काउंट के लिए होते हैं। मैं 46 को 2N कहता हूं, 23 को N कहता हूं, मैं उसमें स्ट्रक्चर नहीं देखता कैसा है क्या है, कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ रही है? फिर से सुन लो, 23 23 इज कॉल्ड N, 46 जो स्ट्रक्चर 46 है वो 2N, उससे ज्यादा है 69 तो 3N, 92 तो 4N। तो ये जो N 2N जो भी वर्ड है ये सब किसके लिए? काउंट के लिए। अब वो कैसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर सिंगल क्रोमेटिड हो सकता है, क्रोमोसोम हो सकता है, लेकिन जो भी इंडिविजुअल है जिसको मैं गिन रहा हूं वो N या 2N ऐसे होगा। 23 46 है। तो यहां मैंने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर कितने हैं बच्चों? 46। इसको मैंने क्या कहा? 2N का। अब क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट में ऐसे स्ट्रक्चर कितने हैं? 46। अब मैंने इन 46 को 23 एक सेल को दे दिए, 23 एक सेल को दे दिए, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। ऐसे 46 थे, उसमें से मैंने 23 एक सेल को दे दिए और 23 दूसरी सेल को। अब कैसे गए, क्या गए, वो अपन पढ़ेंगे। क्यों गए ये अपन पढ़ेंगे। माइटोसिस में ऐसा नहीं था, मियोसिस में ऐसा क्यों हुआ, ये सारा रीजन आने वाला है। पहले तो ये दिमाग लगा लो कि ऐसे 46 थे, इनमें से मैंने 23 एक सेल को दे दिए, 23 एक सेल। अब बताओ मैं N किसको बोल रहा हूं? 23 को। तो 23 को मैंने क्या बोला? N, यानी अब 2N का क्या हो गया? N। स्ट्रक्चर कैसा है? सेम टू सेम। स्ट्रक्चर कैसा है? सेम टू सेम। अब अगला जब डिवीजन आएगा तो क्या होगा? अगले डिवीजन में अब ये जो 23 है ये टूटेंगे, ये टूटेंगे। पहले कितने थे? 2 का 1 था, अब ये टूटा तो क्या हो गया? 2 हो गया ना। पहले ये 1 था, पहले ये 1 था, पहले ये 1 था, अब ये टूटा तो क्या हो गया? 2। तो 2 हो गया तो कितना हो गया? 23 थे तो कितने हो गए? 46। तो 23 इसमें, 23 इसमें। अभी बैठा कि नहीं बैठा? ये स्ट्रक्चर ये एक है, ऐसा स्ट्रक्चर एक है। ऐसे कितने? 23।
मैंने इनको तोड़ दिया, अब ये इंडिविजुअल एक है, ये इंडिविजुअल एक है, ऐसा एक टूटा तो दो बना, तो 23 टूटेंगे तो 46 बनेंगे ना, उसमें से 23 मैंने इसको दे दिए, 23 इसको दे दिया। अब देखो स्ट्रक्चर आधा हो गया ना, समझ गए? ऐसा कैसे, इसके लिए भी हुआ, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, आधा। लेकिन मैंने n किसको बोला है, 23 को, यानी अभी भी ये 23 है तो n का n ही रह गया, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन। स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, काउंट से मतलब है। आया समझ में? बस अब ये प्रोसेस कैसे होगा ये समझना है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। और मुझे पता है तुम लोगों के साथ एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना ये सारी चीजें, तो एकदम से सारी चीजें पढ़ना, फिर क्वेश्चन पे भी फोकस करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ बढ़िया। डन। आपको क्लियर हुआ? पक्का? एक इमेज तो होने कि हाँ ये होने वाला है। अब ये कैसे होने वाला है, इस प्रोसेस को देखना है। अरे नहीं, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। क्लियर? ऐसा कोई किसी को वापस समझना हो, वो आप शर्म के मारे कोई बोलेगा भी नहीं, कह रहे तो क्लास के बाद में भी किसी को पूछना हो वापस रुक के पूछ सकते हो। ये हटा दूं क्या? बना लो, कर लो। अच्छा कोई बताएगा कंटिन्यूअस माइटोसिस एनिमल की बॉडी में कहां होता है? एपिडर्मिस, गट वॉल, ब्लड सेल्स, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, वॉल, स्किन, एपिडर्मिस हो गया, और ब्लड सेल। प्लांट में कहां है? मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। वेरी गुड। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, अच्छी बात है। अगर तुम्हारी बॉडी में वुंड हीलिंग हो रही है, कोई कट लग गया, तो उसके लिए क्या करोगे, मियोसिस क्या माइटोसिस? मियोसिस करोगे तो क्या हो जाएगा? तो सोमा, बॉडी में जहां पर भी डिवीजन होगा सब क्या होने वाला है? माइटोसिस। बॉडी की ग्रोथ के लिए माइटोसिस, ग्रोथ के लिए माइटोसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए माइटोसिस। अच्छा जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए कौन सा माइटोसिस है? क्लीवेज। क्या डिफरेंस है क्लीवेज और माइटोसिस में? G1 और G0 नहीं आता है, यानी उसमें बिना ग्रोथ के डिवीजन होता है, बिना ग्रोथ के डिवीजन होता है, ब्लास्टोमियर्स। धीरे धीरे होशियार हो जाओगे तुम लोग, धीरे धीरे। मेटाफेज प्लेट कब बनती है? सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का, कि बताओ मेटाफेज प्लेट कौन सी फेज में बनती है? आंसर इज मेटाफेज। अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा ये बता दो, चलो मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो सेंट्रोमियर किधर है और आर्म्स किधर है? हाँ एग्जैक्टली, सेंट्रोमियर सेंटर में और आर्म्स पोल्स की तरफ। और एनाफेज में सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, आर्म्स बीच में, क्योंकि यहां लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है कि खींचा किसको, काइनेटोकोर को खींचा, तो वो तो मूवमेंट में आ गया, आर्म्स में ही रह गई। माइटोटिक अपैरेटस का नजर आता है प्रोफेज में। स्पिंडल अपैरेटस का नजर आता है अभी भी प्रोफेज। अब मेटाफेज बताओ भाई। माइटोटिक अपैरेटस प्रोफेज और स्पिंडल अपैरेटस मेटाफेज, फर्क क्या है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को पता था। माइटोटिक अपैरेटस का मतलब है शॉर्ट स्पिंडल विद एस्ट्रल, शॉर्ट स्पिंडल विद एस्ट्रल्स को क्या बोलते हैं? माइटोटिक अपैरेटस। जब क्रोमोसोम में काइनेटोकोर बनेगा तो क्रोमोसोम के साथ जाके स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, तो फिर स्पिंडल अपैरेटस बनेगा, और वो कब होगा? मेटाफेज में। हो गया ये? मैं चुप नहीं रह सकता, तुम लोग लिखोगे मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा। हो गया? करें शुरू?
चलिए इसको अभी डिस्कस करते हैं। अब बता दो मेरे को, मियोसिस एक तो 1 है और एक मियोसिस 2 है। एक मियोसिस फर्स्ट हो गया और एक मियोसिस हो गया सेकंड। बताओ मियोसिस फर्स्ट को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अच्छा, रिडक्शनल डिवीजन एक बात सुनेंगे गौर से, इसलिए कह सकते हैं क्या कि 4C का या 2C का C हो गया? ये सही है कि नहीं है? ये गलत है। तो रिडक्शनल डिवीजन क्या कहते हैं? 2n का क्या हो गया? n हो गया। Why it is called रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि 2n का वो क्या रह गया? n। और सेकंड को क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, या आप कह सकते हो लाइक एज माइटोसिस। लाइक एज माइटो। अब इसमें क्या रह जाएगा? n का n रह जाएगा। तो माइटोसिस अब 2 होंगे, मियोसिस 2 होंगे, रिडक्शनल डिवीजन और ये। फर्स्ट देखते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में क्या आने वाली है? सबसे पहले इंटरफेज आएगी। इंटरफेज आएगी। इंटरफेज में G1 आएगी, S आएगी, G2 भी आएगी। हम डायरेक्टली बात करेंगे M फेज की। M फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, और कैरियोकाइनेसिस में भी फर्स्ट हम बात करेंगे लैप्टोटीन की। प्रोफेज 1 में लैप्टोटीन, वही प्रोफेज फर्स्ट। यानी मियोसिस फर्स्ट से पहले इंटरफेज आ रही है, G1 भी आ रही है, S भी आ रही है और G2 भी आ रही है, और उसके बाद में आ रहा है M फेज। M फेज में भी पहले न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस आ रहा है, और उसकी फर्स्ट फेज का नाम ही क्या रख दिया हमने? प्रोफेज फर्स्ट। इसको प्रोफेज फर्स्ट क्यों बोला? बिकॉज इट इज मियोसिस फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सब डिवाइडेड इंटू 5 फेज, सब डिवाइडेड इंटू 5 फेज, hence it is complex and longer than mitotic prophase। यहां पर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, या असर्शन रीजन का क्वेश्चन ही बन सकता है। असर्शन ये दे सकते हैं, द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर देन माइटोटिक प्रोफेज। रीजन दे सकते हैं, प्रोफेज फर्स्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेज। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ गए? तो हमने लिख दिया है प्रोफेज जो फर्स्ट है वो अपने आप में 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है, इसीलिए ये माइटोसिस वाली प्रोफेज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और लंबी भी है, क्योंकि 5 फेजेस होने वाली है। नीट में 5 फेजेस का सीक्वेंस तक पूछा हुआ है। तो क्या सीक्वेंस है इसका? पहला लैप्टोटीन, दूसरा वाले का नाम है जाइगोटीन, पैकिटीन या पैकाइटीन कह सकते हैं, पैकिटीन ज्यादा सही वर्ड है, पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन, और फिर लास्ट में आ जाता है डाइकाइनेसिस। बिल्कुल सही। यानी सबसे प्रायोरिटी पर तो ये सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। पहले लैप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आएगा, फिर पैकिटीन आएगा, फिर डिप्लोटीन आएगा, फिर डाइकाइनेसिस आएगा, एंड डाइकाइनेसिस के बाद सीधा मेटाफेज सेकंड आएगा। फर्स्ट हाँ, क्या बात। डायाकाइनेसिस एक ही चीज है, चलता है, बोलोगे तो डाइकाइनेसिस है। यहां तक कुछ बैठा दिमाग में? तो मियोसिस बॉडी की कौन सी सेल में होगी? जर्म सेल। जर्म सेल स्पेशलाइज्ड सेल है, इसलिए क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स हैं। इसकी खास बात क्या है मियोसाइट्स की? एक तो ये हमेशा ही डिप्लॉइड होगी, ये कभी हैप्लॉइड नहीं हो सकती, और दूसरा इसमें पैटर्नल और मैटरनल क्रोमेटिन सेपरेट दिखेंगे।
अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो जवाब दोगे क्या? वो कौन से दो प्रोसेस है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन कर सकते हैं? वो कौन से दो प्रोसेस हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन कर सकते हैं? एक मियोसिस, दूसरा फर्टिलाइजेशन। दोनों दो प्रोसेस है ना, क्योंकि मियोसिस होगा तो स्पर्म और ओवा बनेगा, और जब वो फर्टिलाइज करेंगे तो फिर से 46 क्रोमोसोम आएगा। तो वो दो इवेंट कौन कौन से हुए जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करेंगे? वन इज मियोसिस एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। Clear? Why prophase first is longer and complex than mitotic prophase? Because it is divided into 5 subphases. ठीक है, कौन कौन सी सबफेजेस हो गई? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अच्छा तुम बताओ, वो कौन सी फेज है जिस फेज में सेंट्रोजोम पोल्स की तरफ जाते हैं? सेंट्रोजोम प्रोफेज। सेंट्रोजोम मूव्स टुवर्ड्स द पोल, कौन सी फेज है? प्रोफेज। अगर आपसे पूछे क्रोमोसोम पोल्स की तरफ जाते हैं, अब आएगा एनाफेज। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कब शुरू होता है? प्रोफेज। और डीकंडेंसेशन? टीलोफेज। प्रोफेज की रिवर्स फेज कौन सी है? टीलोफेज। प्रोफेज का जस्ट उल्टा कहां होता है? टीलोफेज में। वो कौन सी फेज है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीबी डिसअपियर हो जाते हैं? लेट प्रोफेज। क्या बोलोगे? लेट प्रोफेज। और कौन सी फेज है जिसमें सब आ जाते हैं? टीलोफेज। अब तुम लोग जवाब दे पा रहे हो, इसका मतलब परफेक्ट है। और अर्ली मेटा। अच्छा, कौन कौन है मार्क इंडिकेशन ऑफ मेटाफेज? Complete disintegration of nuclear envelope and nucleolus is the mark indication of metaphase. What is the first event of prophase? Very good. Condensation of chromatin. अच्छा, tangling और untangling? Untangling. होशियार हो गए तुम लोग। अरे नहीं, ठीक है, तुम लोग कर रहे हो ना, सब बढ़िया, अच्छा है। मैंने इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन पूछे ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ देखो आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, और यही आएंगे। आसान आसान क्वेश्चन तुम लोग इजीली कर पाओगे, अब टफ भी कर पाओगे। हाँ, क्रोमोसोम में जाता है। अगर 46 क्रोमोसोम पोल्स पे तरफ जा रहे हैं, 46 तो एनाफेज है, 23 जा रहे हैं तो एनाफेज सेकंड है। बोलेंगे उसमें भी बिल्कुल लिखा हुआ होगा, बिल्कुल लिखा होगा। अगर ऐसा आता है ना कि क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल, ऐसा आता है तो फिर क्या होगा? तीनों ही आंसर है। वैसे तो क्रोमोसोम तो सब में ही है। हटा दूं ये? चलिए, सबसे पहला आता है लैप्टोटीन। फर्स्ट फेज कौन सा आ गया है? लैप्टोटीन। मैं इसको अलग तरह से वर्ड बोलता हूं, लैप्टोटीन, लेकिन देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले इस फेज में अगर आप सेल को देखते हो, ये फर्स्ट फेज है। इसमें जब हम सेल को देखेंगे तो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, अच्छा इससे पहले इस लैप्टोटीन को पढ़ने से पहले एक बार एस फेज देखेंगे कि मियोसिस की एस फेज में क्या हो रहा है। मियोसिस की एस फेज में क्या हो रहा है? ठीक है, मियोसिस की जो एस फेज है उसमें यह हुआ कि सेल के अंदर, मैंने क्या कहा था, अभी एक वर्ड बोला था कि पैटर्नल और मैटरनल क्रोमेटिन सेपरेटेड होते हैं, पता है ना तुम्हें? मान लो ये पैटर्नल क्रोमेटिन है और ये मैटरनल क्रोमेटिन है, ये दोनों सेपरेटेड है। एक फादर के स्पर्म से आया और एक मदर के ओवम से आया। ये 1.1 मीटर लंबा डीएनए है, ये भी 1.1 मीटर लंबा डीएनए। सोमैटिक सेल में दोनों जुड़ा हुआ होता है, इसलिए अपन 2.2 मीटर लंबा डीएनए बोल देते हैं। बोलो, यहां तक क्लियर है?
अब एस फेज में ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, तो क्या बनाएगा? सिस्टर क्रोमेटिन। क्या बनाया इसने? सिस्टर क्रोमेटिन। डबल हो गया ना ये। तो मान लो कि ये टोटल मिला के क्या हो गया? ये सी, ये सी, ये सी और ये सी, टोटल कितना हो गया? 4C। नाउ इट इज 4C। अब पता चला कि मैं 4C क्यों बोलता हूं, क्योंकि एक सी पैटर्नल का है, दूसरा सी उसी की कॉपी है, तीसरा सी मैटरनल का है और चौथा सी उसी की कॉपी है। तो दो कॉपी है। समझ में आया क्या? यानी इस डीएनए ने भी रेप्लिकेशन किया है और इस डीएनए ने भी क्या किया है? रेप्लिकेशन किया। अब ये क्या नजर आ रहा है? 4C। पैटर्नल डीएनए भी डबल हो गया, मैटरनल डीएनए भी डबल हो गया। नाउ दीज बोथ आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिन। सिस्टर क्रोमैटिन, क्योंकि एस फेज में क्रोमोसोम नजर नहीं आता। क्रोमोसोम तो एस फेज में, अभी हम क्रोमैटिन ही बोलेंगे ना। इंटरफेज में क्रोमैटिन, एम फेज में क्रोमोसोम। क्लियर है यहां तक? कंफर्म? कोई दिक्कत है क्या? तो बस अब यहां पर क्या होगा, पहले ये दिखाई देंगे। ये क्या नजर आ रहे हैं अपने को? यही स्ट्रक्चर यहां नजर आ रहे हैं। लैप्टोटीन आ गया, तो लैप्टोटीन में आपको एक नजर आ रहा है पैटर्नल क्रोमेटिन, एक नजर आ रहा है मैटरनल क्रोमेटिन, और वो भी कैसे? इस टाइप से, इस टाइप से। और इनके साथ में नजर आ रहे हैं आपको लेटरल प्रोटीन अटैच्ड प्रोटीन नजर आ रहे हैं। थोड़े बहुत प्रोटीन यहां पर आके जुड़ गए इनके ऊपर, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, और इनको कहते हैं लेटरल प्रोटीन। क्या बोल देते हैं इनको? लेटरल प्रोटीन कह देते हैं। ये लाल कलर दिख रहा है क्या? लेटरल प्रोटीन लग गया इस पे। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या हुआ? क्रोमेटिन कंडेंसेशन बिगिंस। यहां पे क्रोमेटिन, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया है। लेटरल प्रोटीन अटैच्ड ऑन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पर लेटरल प्रोटीन भी लगना शुरू हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड बुके स्टेज। बुके कैसा दिखता है? बुके ऐसा दिखता है कि बीच में फ्लावर होते हैं टॉप पे और साइड में ऐसे रिबन टाइप लटके हुए होते हैं, तो हम उसको बुके कहते हैं। तो वैसे क्या हो रहा है पता है? लेटरल प्रोटीन, बड़ा सा एक लेटरल प्रोटीन लगा हुआ है और क्रोमेटिन इसके सराउंडिंग ऐसे थ्रेड जैसे लटक रहे हैं। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया कि ये एक बुके स्टेज है। ठीक है? ये स्ट्रक्चर आपको कहां नजर आ रहा है? एट लाइट माइक्रोस्कोप। विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट डालने पर यह नजर आएगा। तो लैप्टोटीन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट नजर आएगा? क्रोमेटिन कंडेंसेशन बिगिंस। सबसे पहले क्रोमेटिन का कंडेंसेशन शुरू हो गया। लेटरल प्रोटीन अटैच्ड ऑन क्रोमेटिन, लेटरल प्रोटीन लग गए, और लेटरल प्रोटीन लगने की वजह से एक ऐसा नजर आ रहा है लाइक ऐसे बुके। और ये बुके आपको कहां नजर आएगा? लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएगा। ठीक है? तो लैप्टोटीन के लिए क्या याद रखोगे? पहला पॉइंट कि यहां पे क्रोमेटिन के ऊपर लेटरल प्रोटीन लग गया, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन शुरू हो गया, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया। दूसरा, साथ में क्या लग गया? लेटरल प्रोटीन लग गया। लेटरल प्रोटीन लगने से वो कैसा दिख रहा है? बुके के जैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई गुलदस्ता है पूरा, वैसा दिखना स्टार्ट हो गया। और कहां दिख रहा है वो? लाइट माइक्रोस्कोप में। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। अभी अपन बात करेंगे, एक मिनट, एक स्टेप आगे। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? 3-4 माइक्रोस्कोप होते हैं। एक को कहते हैं सिंपल, कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप, और ये सबसे पहले उसी के नीचे देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। क्रोमोसोम जो है उसका मूवमेंट नजर नहीं आता है। क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है वो हल्के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखता है, अंदर का डीप स्ट्रक्चर नजर आएगा। बात समझ रही है? अगर आपको हार्ट की एक्टिविटी देखनी है, आपको हार्ट जैसे बॉडी के अंदर हार्ट वर्क कर रहा है, उसकी एक्टिविटी देखनी है, तो ऊपर से देखोगे, हार्ट की स्लाइड काट के फिर देखोगे? स्लाइड काट के कैसे देखोगे? क्या देखोगे? कैसी बात करी है?
ये तो हार्ट को काटने में लगी हुई है कि हमारे क्यों हार्ट से में काट के देखेंगे सीधा ही। बस हमारे तो हार्ट का मूवमेंट तो ऊपर से देखोगे ना, तो आपको क्रोमोसोम का मूवमेंट देखना है तो कम पावर के माइक्रोस्कोप नहीं देखोगे। अगर हाई पावर का देख लिया ना तो सीधा मॉलिक्यूलर दिख जाएगा अंदर तक। हाँ वो, हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब बिल्कुल सही। डन। इसके साथ अपन एक जेनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अभी पता चलेगा। देखते रहो देखते रहो, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि वो क्या चीज है। जरूर है ना कि कहां कहां कनेक्शन है इसका। तो सीक्वेंस बता दो जरा, प्रोफेस फर्स्ट का सीक्वेंस क्या है? डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। सीक्वेंस पता होना चाहिए। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। हो गया ये? हिस्टोन तो बन गया ना, एस फेस, वो इंटरफेस की बातें सारी हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो तो क्रोमेटिन तो बन गया, वो तो हो गया। ये तो अलग से लेटरल प्रोटीन अटैच हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, ये हिस्टोन नहीं है। हाँ ये अलग प्रोटीन है। कंडेंसेशन हो गया, इसके बाद लेटरल प्रोटीन अटैच हुआ है ना, तो कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए था? हिस्टोन, वो तो अलग हो गया। ये अगला स्टेप है, कंडेंसेशन होने के बाद एक प्रोटीन और जाके अटैच हुआ है। अभी देखते रहो। हाँ दोनों पे, एक तरफ की कॉपी पे, एक तरफ दूसरी तरफ की कॉपी पे। जो कॉपी बना है उसके ऊपर लेटरल प्रोटीन, जो कॉपी बना है उसके ऊपर लेटरल प्रोटीन, उन्हीं के ऊपर जो नया बना हुआ है। हाँ अभी हटा दूं? तो बंद क्यों हुआ ये? अच्छा लाइट्स, तूफान उफान तो नहीं आ रहा है कहीं बाहर? बाहर भी आ रहा है और अंदर भी आ रहा है, दोनों तरफ है, ये तूफान ही है ये। हाँ कौन सा तूफान का नाम क्या है? बिफरा व जॉय, डिजास्टर। गुड, पूरी न्यूज देखी तुमने? तो पापा ने पूरी न्यूज देखी। चले हटा दूं ये? चले प्रोफेज फर्स्ट, चलो इसमें तो आगे दिया हुआ है। जाइगोटीन सेकंड फेज कौन सी है? जाइगोटीन। अच्छा ये जो जाइगोटीन है इसमें क्या होने वाला है? इसमें देखो ये होने वाला है, अब ये जो क्रोमेटिन थे, ये जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमेटिन थे, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमेटिन थे, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ था? लेटरल प्रोटीन लगा हुआ था। इसके ऊपर लगा हुआ था लेटरल प्रोटीन, यहां पर भी लगा हुआ है लेटरल प्रोटीन। इनके बीच में एक प्रोटीन और आ गया, इनके सेंटर में एक प्रोटीन और आ गया, जिसको कह रहे हैं सेंट्रल प्रोटीन। सेंटर का प्रोटीन, सेंट्रल प्रोटीन। ये सेंट्रल प्रोटीन आ गया। इसको हमने बोल दिया है सेंट्रल प्रोटीन, और साइड में रेड कलर का मार्क किया लेटरल प्रोटीन, तो आइए, तो लेटरल प्रोटीन के थ्रू ये दोनों क्रोमेटिन सेंट्रल प्रोटीन के साथ जुड़ गए। अब ऐसा लग रहा है कि इनकी पेयरिंग हो गई है। क्या हो गए? इन्होंने पेयर बना लिया, और पेयर बनाने को बोलते हैं सिनेप्सिस।
और पेयर को क्या बोलते हैं? सिनेप्स, सिनेप्स कह सकते हैं, या फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बोलो ये बात सुन मारिए कि हो क्या रहा है, फिर से देख लो। ये वाले कौन से हैं? पैटर्नल। ये वाले कौन से हैं? मैटरनल। एक तरफ से पैटर्नल क्रोमेटिन, एक तरफ से मैटरनल क्रोमेटिन, दोनों के लेटरल प्रोटीन थे। लेटरल प्रोटीन अट्रैक्ट हुए, बीच में एक प्रोटीन आया जिसका नाम है सेंट्रल प्रोटीन, पास पास आ गए और चिपक गए। तो इनको हमने क्या बोला? द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि कंडेंसेशन अभी भी चालू है, कंडेंसेशन पूरा नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कंडेंसेशन डायाकाइनेसिस में जाके कंप्लीट होगा। यानी लैप्टोटीन में कंडेंसेशन शुरू हुआ, डिप्लोटीन में भी चलेगा, लास्ट तक चलेगा, डायाकाइनेसिस में जाके कंडेंसेशन कंप्लीट होगा। तो यहां पर भी अभी भी कंडेंसेशन चल रहा है। तो आप इसको क्रोमेटिन भी बोल सकते हो और क्रोमोसोम भी कह सकते हो। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है क्या? इमेजिनेशन पावर हमारी बहुत स्ट्रांग है, तो हम कुछ भी सोच लेते हैं, है ना? अरे यार इससे आसान क्या बताऊं तुम लोगों को। अब पहले क्या हुआ था, मतलब चेहरा ऐसा बनाता है जैसे सुसाइड कर लो कि सामने वाला देख के कोई सुसाइड ही कर ले कि भाई ये चैप्टर है कि ये क्या है। ये जो चैप्टर है ये तुम्हारे जेनेटिक्स का बेस है। ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा पूरा जेनेटिक्स का बेस है। ये चैप्टर है कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के साथ लिंक करता है। अगर तुमने इनको ढंग से नहीं समझा तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो, लेकिन मैं पहली बार में भी जीरो लेवल से स्टार्ट किया मैंने, एकदम जीरो से, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर सोचो। देखो यहां पे क्या चल रहा है। फिर से लैप्टोटीन में क्या हुआ, पैटर्नल क्रोमेटिन जो कॉपी थे और मैटरनल क्रोमेटिन जो कॉपी थे, उनके ऊपर लेटरल प्रोटीन लगा। लेटरल प्रोटीन ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। पहले तो लेटरल प्रोटीन लगा, अब इन दोनों को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट किया तो बीच में एक प्रोटीन और लगा हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोटीन। और भी प्रोटीन थे जो बीच में आ गए। बीच में आने पर क्या हुआ, यहां पे देखो, बीच में आने पर ये दोनों पास पास आ गए ना, तो इसको क्या लग रहा है, पेयर हो गया। ये तो जोड़ा बना दिया इन्होंने, पेयर बन गया। इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। बनने के प्रोसेस का नाम है सिनेप्सिस, और बन गया तो क्या बोलेंगे, साइनेप्स। यानी ये पेयर क्या है, साइनेप्स है। ये जो पेयर है इसको क्या बोला, साइनेप्स या फिर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में भी कॉम्प्लेक्स ही चल रहा है कि तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए नाम ही रख दिया इसका कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि लेटरल प्रोटीन भी है और सेंट्रल प्रोटीन भी है, तो पूरा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये नजर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम कैसे हैं, इधर देखो, ये क्रोमोसोम कैसे हैं यहां देखेंगे। अब सब लोग छोड़ दो उसको, इधर देखो। सपोज करो कि मैंने इसको मान लिया ये क्रोमोसोम पूरा बन गया। ये मान लो कि ये क्रोमोसोम पूरा बन गया, मान लिया मैंने। ये है और ये है, ठीक है। ये किधर का है, पैटर्नल है। ये कौन सा है, मैटरनल है। इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों है, क्या रीजन है इसका? देखो इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर भी डीएनए। मान लो कि इस डीएनए पे लगा हुआ है राउंड, पी सीड को राउंड करने वाला जीन। तो क्योंकि इसकी कॉपी है तो इस पर भी क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा। समझ रहे हो क्या? फिर से इसमें लगा हुआ है कि मटर को राउंड करने वाला जो जीन है, राउंड, वो वाला यहां लगा हुआ है। तो क्योंकि ये वाला डीएनए तो कॉपी था, ये तो दोनों कॉपी है, तो यहां पर भी क्या होगा, कैपिटल आर। तो इधर भी एक डीएनए है, इधर भी एक डीएनए है, लेकिन ये वही डीएनए पास आएगा जिसमें होगा स्मॉल आर। यहां पर क्या होगा, स्मॉल आर। यानी कि इनको क्या बोलते हैं, अलेल, अलेल, अलेल्स। अपन बोल देते हैं अलील, अलेल्स, या फिर बोल दो अलील, बेटर लगता है, अनिल अलील्स, ठीक है। और यहां मान लो कैपिटल वाई है, सीड को येलो बनाने वाला जीन है। यहां मान लो सीड को येलो बनाने वाला जीन है, तो यहां पे ग्रीन बनाने वाला जीन है और यहां पे ग्रीन बना। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्मॉल आ रहे हैं कैपिटल आ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि ये दोनों पी के सीड को शेप देने वाले जीन है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों राउंड है या रिंकल्ड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे ये फर्क पड़ता है कि यहां पे दोनों के दोनों सीड को शेप देने वाले जीन है और यहां पे सीड को कलर देने वाले जीन है। बिकॉज कलर, सीड शेप एंड सीड कलर इज कैरेक्टर,
और बाकी राउंड एंड रिंकल्स आर ट्रेट्स। तो इसका मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं? वो क्रोमोसोम जिनके सेम लोकेशन पर हो सेम कैरेक्टर वाले जीन। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं? जिनकी सेम लोकस पर, सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर वाले जीन होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और उन जीन्स को क्या बोलते हैं? अलील्स। तो ये जीन क्या हो गए? अलील्स हो गए। तो पेयरिंग किसकी हुई है? होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो गई है? पेयरिंग हुई है। इसी को हमने क्या बोला है? सिनेप्स या फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अभी आया? हाँ, क्लियर हुआ कि होमोलोगस किसको बोला? तो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक होगा पैटर्नल, एक होगा मैटरनल। लेकिन पैटर्नल मैटरनल वही होंगे जिनके सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर वाले जीन होंगे। किसी में भी लग सकता है। अब तुमने उसको खींच लिया तो मैंने फिर बोल दिया कि हाँ ठीक है, अदरवाइज किसी भी लग सकता है। पेयर बनाना है, ओवरऑल सेम ही है। अच्छा, अब एक बात और, लास्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि यहां पे अब देखो, बताओ, ये पेयर बन गया ना, अपन ने तो बहुत बड़ा बनाया, ये बहुत पास होता है, बहुत क्लोज होता है। तो बताओ अब ये क्या नजर आ रहा है तुम्हें? पूरा क्रोमोसोम नजर आ रहा है या नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कहां जाके पूरा होगा? डायाकाइनेसिस में जाके कंप्लीट होगा। तो अभी तो ये क्या नजर आ रहा है? ये तो ऐसे पेयर नजर आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे पता है? इसको बोलेंगे बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट। बट टेट्राड इज नॉट क्लियरली विजिबल। टेट्राड इज नॉट क्लियरली विजिबल। पूछो क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? बीच में क्या आ गया? सेंट्रल प्रोटीन। और क्या लगे हुए? लेटरल प्रोटीन। तो ये अलग अलग नजर कहां आ रहे हैं? तो चिपके हुए नजर आ रहे हैं। तो बाइवेलेंट तो क्लियरली विजिबल है, लेकिन टेट्राड क्लियरली विजिबल नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है द टेट्राड इज क्लियरली विजिबल इन पैकिटीन। अरे इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, तुमको बाद में जाके पता चलेगा। लास्ट में जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा ना, तो मैं याद आऊंगा तुम्हें। नीट का पेपर आएगा ना, तभी मैं याद आऊंगा तुम्हें कि हमारे सारे टॉपिक क्लियर हैं। हाँ, देखिए, सिनेप्सिस इस प्रोसेस, इनको पास में लाने के प्रोसेस का नाम क्या है? सिनेप्स। और पास आ गए तो उसको हमने क्या बोला? सिनेप्स या फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन अगर आए, बताओ कि बाइवेलेंट कब नजर आएगा, क्या जवाब दोगे? जाइगोटीन। और टेट्राड कब नजर आएगा? पैकिटीन। यहां पे टेट्राड क्लियरली विजिबल नहीं है। अब ये टेट्राड क्या है, ये आगे बात करेंगे। एक स्टेप और, एक स्टेप और। तो पहले बताओ, अलील वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ कि किसको अलील कहते हैं? तो अब अलील के लिए एनसीईआरटी ने क्या बोला पता है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। यानी इसका एक तो ये है, इसका एक अल्टरनेट और है, क्या है? आर। और अगर एक और हो जाए तो मल्टीपल अलील। लेकिन वो एक बॉडी में तो हो नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि एक बॉडी डिप्लॉयड हो सकती है, एक बॉडी डिप्लॉयड हो सकती है। यानी एक बॉडी में यही दो हो सकते हैं, एक पैटर्नल एक मैटरनल। दो मैटरनल दो पैटर्नल नहीं हो सकते। नहीं, बस हमारी ऐसा थोड़ी होता है एक ओवा दो स्पर्म, इज नॉट पॉसिबल। एक स्पर्म दो ओवा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पैटर्नल मैटरनल दो ही तो हो सकता है। तो इसका मतलब अगर तुमको दूसरा वाला अलील देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरी बॉडी में जाना पड़ेगा। और दूसरी बॉडी मतलब पॉपुलेशन। तो मल्टीपल अलील का मतलब पॉपुलेशन। कुछ क्लियर हुआ? जेनेटिक्स। अब वहां जब जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तो तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी। तुमको पता है कि अब ये चीज होने वाली है। हो गया? जल्दी कर लो। एक बात ध्यान रहे कि अपन बातें सारी एनसीईआरटी की, अपन जो भी पढ़ रहे हैं सब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी को अलग लेवल पे समझ रहे हैं। टॉपिक, पॉइंट, कॉन्सेप्ट सब एनसीईआरटी के हैं, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल की है। जहां जब वो कनेक्ट हो सकता है वो सारी बात है एक साथ। इन दोनों को मैंने बोल दिया द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे?
पेयर ऑफ homologous the pair of homologous chromosome. अच्छा, इस पेयर ऑफ homologous chromosome में कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? अब आया मजा? कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? अब तुम क्या बोलोगे कि ये आपस में सारी सिस्टर हैं? तो अगर आपसे पूछे क्रोमेटिड्स कितने हैं, उसलिए बोलते हैं टेट्राड। ये टेट्राड जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रोमेटिड्स को। और सिस्टर क्रोमेटिड तो 2 सिस्टर एंड 2 सिस्टर, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आपस में सिस्टर थोड़ी है, ये नॉन सिस्टर है। मम्मी की बहन क्या होती है? मासी। और पापा की बहन कौन होती है? बुआ। वो आपस में बहनें थोड़ी हो सकती है। तो ये आपस में सिस्टर है, ये आपस में सिस्टर है, लेकिन ये आपस में सिस्टर नहीं है। तुम इतना ध्यान रखो कि टोटल क्रोमेटिड्स कितने हैं? 4। इसीलिए इसको क्या बोला? टेट्रा। बट क्लियरली विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। जब कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो क्लियरली कैसे दिखेगा? जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो क्लियरली दिखेगा। तो अगले फेज में कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो टेट्राड क्लियरली विजिबल होगा। एग्जैक्टली। ये हटा दूं क्या? क्लियर है सबके? चले 1 मिनट यार, बार बार बीच में आ जाता है ये। अपन कहां पहुंचे थे? आगे चले गए। ठीक है, पैकिटीन। थर्ड फेज कौन सा आ गया? पैकाइटीन, पैकिटीन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है? इसमें देखो ये होने वाला है कि यहां पर आपको लगभग क्रोमोसोम नजर आ जाएंगे। ऐसे क्रोमोसोम आपको नजर आ जाएंगे। इधर भी मान लो कि क्रोमोसोम नजर आ जाएंगे। और इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रल प्रोटीन था वो डिसॉल्व हो गया। क्या डिसॉल्व हो गया भाई? सेंट्रल प्रोटीन डिसॉल्व हो गया। पूरा सेंट्रल प्रोटीन डिसॉल्व हो गया। तो मैं बोल सकता हूं द ब्रेकडाउन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ब्रेकडाउन ऑफ सिनेप्टोनिमल। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला इवेंट यही हुआ कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ब्रेक होती है, अब बताओ, ये 1 2 3 4, पहले ये दोनों तो चिपके हुए थे, ये दोनों चिपके हुए थे, अब ये दोनों अलग भी हो गए। तो बताओ टेट्राड क्लियरली विजिबल और नॉट विजिबल? टेट्राड इज क्लियरली विजिबल। टेट्राड यहां पर क्या हो गया? एकदम साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पहले ये दोनों आर्म सेंट्रल प्रोटीन के थ्रू चिपके हुए थे तो क्लियर नहीं था। अब सेंटर वाला प्रोटीन हट गया तो अब क्या हो गया? ये सारी आर्म्स क्लियर हो गई। क्लियर होते क्या दिख रहा है? टेट्राड। तीसरा स्टेप, रैक प्रोटीन। comes between both chromosome। अब क्या आने वाला है? कौन सा प्रोटीन आ रहा है? रैक। इसकी स्पेलिंग कई बार रैक से आती है और कई बार रैक से आती है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रैक प्रोटीन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो सपोज करो कि अब मैं इसको बाहर ले रहा हूं न्यूक्लियस के बाहर। अभी तक ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। अब मैंने ले लिया इसको न्यूक्लियस से बाहर। इधर देखो, अब यहां देख लो भाई,
इसको समझ लो, इससे एक और कॉन्सेप्ट के साथ में रिलेटेड है, वो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि बीच का सेंट्रल प्रोटीन तो हट गया, बीच का जो सेंटर वाला प्रोटीन था वो तो हट गया, लेकिन एक नया प्रोटीन आ गया, उसका नाम है रैक। ये मान लो ये रैक प्रोटीन है, ये बीच में आ गया, आ गया। इस रैक को कह रहे हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेज। तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये रैक कहां से आया है? रिकॉम्बिनेज से आया है ये रैक। कि दोनों के बीच में कौन सा प्रोटीन आ गया? रैक। रैक का मतलब क्या है यहां पे? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कह सकते हो आप इसको। इट बिहेव लाइक एज एन एंजाइम। ये रेड कलर दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो रिकॉम्बिनेज आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि ये एक नोड है। कैसा लग रहा है? लाइक एज ए नोड। नोड का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा गुच्छा एकदम पैक होता है पास पास में, उसको बोलते हैं नोड। एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि रैक आया, रिकॉम्बिनेज आया, तो क्या बना? एक नोड बना। इसको हमने क्या कहा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये नोड्यूल दिख रहा है। अब इस एंजाइम को, रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है, अब बहुत मुश्किल है लेकिन फिर बता देता हूं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम अपने आप में दो एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम अपने आप में दो एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। वन इज डीएनएज एंड सेकंड इज लाइगेजेज। डीएनएज, लाइगेजेज। तो क्या करेगा ये? अब ये खेल खेलेगा। डीएनएज एंड लाइगेजेज, तो ये करेगा, देखो, एक तरफ का क्रोमेटिन जो दूर है वो तो उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके फर्क पड़ेगा। तो डीएनएज क्या करता है? डीएनए को काट देता है। डीएनएज क्या करता है? डीएनए को काट देता है। तो डीएनए को काट दिया, इसके भी डीएनए को काट दिया इसने, दोनों तरफ के डीएनए को इसने काट दिया, कट कर दिया। और कट करने के बाद में लाइगेजेस का काम क्या होता है? जोड़ना। तो इन्होंने क्या किया? ये ऐसा नहीं था, ये क्लियरली तुम्हें साफ दिख रहा होगा, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं था, ये ओवरलैप्ड है। तो हमने साइड से देखा है, तो साइड से देखेंगे ना तो लाइन लाइन नजर आएगी। तो ये ऐसे है। तो क्या हुआ? इसको कट किया, इसको कट किया, लाइगेज ने फॉल्टी कर दिया, इसको उठा के इधर जोड़ दिया, इसको उठा के इधर जोड़ दिया। यानी क्या हो गया? इसका सेगमेंट इस पे आ गया और इसका सेगमेंट इस पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दोनों ओवरलैप थे। दोनों कैसे थे? ओवरलैप थे। इसलिए क्या हो गया? एक का सेगमेंट इस पे आ गया, एक का सेगमेंट इस पे आ गया। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यानी डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज कर गया। तो अब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। तो क्योंकि एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज, तो रिजल्ट क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। बात सुन आ रही है? यानी पैटर्नल सेगमेंट आ गया मैटरनल पर और मैटरनल सेगमेंट आ गया पैटर्नल पर। ऐसा अपने को नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किसने किया है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने किया। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सारी बातें साफ लिखी। एक बार वापस देख लो, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ? सेंटर का प्रोटीन हट गया, सेंटर का प्रोटीन हट गया। हटते ही सारे क्रोमेटिड अलग अलग दिख रहे हैं, यानी क्या हो गया? टेट्राड इज क्लियरली विजिबल। फिर क्या हुआ? कौन सा प्रोटीन आया? रैक। रैक प्रोटीन आया। रैक प्रोटीन ने फिर से दोनों को पकड़ा, और जब पकड़ा तो इसको हमने क्या बोला? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम दो काम करेगा, डीएनएज, लाइगेजेस, काटेगा, जोड़ेगा। इसको काटा, इसको काटा, इसको इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, तो क्या हो गया? क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज हो गया। अच्छा बताओ, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमो, है तो होमोलोगस ही, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इधर देखो, सपोज करो, सब लोग इधर ध्यान देंगे। सपोज करो कि यहां पे था कैपिटल आर, यहां था कैपिटल आर, यहां था स्मॉल आर, यहां था स्मॉल आर, यहां पे था कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यहां था स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत? सिंपल सा, राउंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है?
हुआ क्या, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये y चला गया इधर, स्मॉल y आ गया इधर, y चला गया इधर, स्मॉल y आ गया इधर। अब मैं इन चारों को अलग कर दूंगा, चारों को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। r y, इधर क्या है r स्मॉल y, इधर क्या है स्मॉल r, इधर क्या है, यही तो गैमेट बनाए थे मेंडल ने, यही तो गैमेट बनाए थे मेंडल ने, यानी कैपिटल वाई इधर चला गया, स्मॉल वाई इधर आ गया। तो एक क्या था, राउंड एंड येलो, दूसरा क्या था, राउंड एंड ग्रीन, तीसरा क्या था, रिंकल्ड एंड येलो, और चौथा क्या था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो वास्तव में रिकॉम्बिनेशन क्या है, वास्तव में रिकॉम्बिनेशन यही तो है कि राउंड के साथ कौन आ गया, ग्रीन, और रिंकल्ड के साथ कौन आ गया, येलो। दिस रिप्रेजेंट दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। ये बता रहे कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो 9 3 3 1 रेशियो था। 9 क्या थे, राउंड एंड येलो, 3 क्या थे, राउंड एंड ग्रीन, 3 क्या थे, रिंकल्ड एंड येलो, और लास्ट में एक क्या था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इसमें 3 और 3 क्या बता रहे हैं, 3 रेशियो, रिकॉम्बिनेशन। यही तो थे 3 3, ये 9, ये 3, ये 3 और ये 1। तो इसमें बीच वाले 3 और 3 क्या बता रहे हैं, क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन। तो मेंडल के रिजल्ट में डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने ऑफस्प्रिंग है जो रिकॉम्बिनेंट है, 6/16। ये आंसर है। बताओ हुआ क्लियर जेनेटिक्स। अब आने दो, जेनेटिक्स भी देखेंगे। हाँ, ये तो रिजल्ट है ऑफस्प्रिंग क्रॉस करने के बाद। ये तो गैमेट है, 1 1 गैमेट बनेंगे, रिजल्ट जब आएगा तो ये आएगा। हाँ, लेटरल प्रोटीन की वजह से, लेटरल प्रोटीन और सेंट्रल प्रोटीन, पहले लेटरल प्रोटीन, पहले सेंट्रल प्रोटीन हटा, फिर लेटरल प्रोटीन हटा, फिर कौन आया, रैक प्रोटीन। अब उन सब के जगह पर एक प्रोटीन है, रैक प्रोटीन। वो लास्ट में होगा डायाकाइनेसिस में। अभी तो बीच की फेजेज हैं, अभी तक न्यूक्लियो मेम्ब्रेन बना के रखी हुई है ना अपन ने। हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दोनों को बीच में क्या बनाना है, पास में क्लोज लाने के लिए सेंट्रल प्रोटीन। लेटरल प्रोटीन थे, लेटरल प्रोटीन थे, लेटरल प्रोटीन ने अट्रैक्ट किया और उनको कनेक्ट रखने के लिए सेंट्रल प्रोटीन है, ताकि चिपके हुए रहें। लेटरल प्रोटीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकते, चिपका नहीं सकते, तो एक नया प्रोटीन की जरूरत थी, सेंट्रल प्रोटीन। तो सेंट्रल प्रोटीन लेटरल प्रोटीन के साथ चिपक गया, इधर से लेटरल सेंट्रल के साथ चिपक गया, तो पास पास आ गए, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना। तो इन प्रोटीन्स पे इतना दिमाग मत लगाओ, तुम इतने ध्यान रखो, पेयर बना, उसका नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो आया कुछ समझ में? यार इतना मुश्किल तो मैंने नहीं समझा, मेरे को नहीं लगता, आसान सी बात है। तो कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज, तो उसने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और नोड्यूल बनने के बाद क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एक्सचेंज द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, किसके बीच में, क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छे से समझोगे ना, मैं फिर कह रहा हूं पैरेलल तुम्हारा जेनेटिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें वहां इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश मेरी जारी है, बाकी तुम्हारे पर है। रैक विद रैक प्रोटीन, रैक प्रोटीन के साथ में और क्रोमेटिड जो चिपके हुए हैं, उसको बोला रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। हो गया है सबका? अच्छा, तुम लोगों ने जब जेनेटिक्स पढ़ा था तब तुमको पता था कि ये आर के साथ स्मॉल वाई कहां से आया, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई कहां से आया, या सिर्फ देखा था, सोचा था कैसा होता है? ऐसा सोचा होगा कैसा आ जाता है? हाँ, रटाफिकेशन। लेकिन अब पता चला कि कैसे बन रहा है ये।
और एक गैमेट में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई क्यों है ये भी पता चला? क्यों है? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इसमें ही क्यों हुआ? क्योंकि इधर का सेगमेंट इधर आ गया, तो आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और एक और क्या रह गया पीछे, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया? थोड़ा जल्दी कर लो, मुश्किल है कि सही है? क्लियर? पीछे पक्का? अब क्या आएगा? डिप्लोटीन। अब आएगा डिप्लोटीन। अब देखो, अब सुनना, ये नाम क्या है, ठीक है? सुनो सही, तो मैं एक चीज और क्लियर करता हूं। सबसे पहले एक वर्ड आया लैप्टोटीन, फिर आया जाइगोटीन, फिर आया पैकीटीन, फिर आया डिप्लोटीन, फिर आएगा डाइकाइनेसिस। आएगा ये? एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है लैपटॉप। क्या फर्क है दोनों में? थिन, पतला। पतला क्या है? लैपटॉप। और मोटा क्या है? डेस्कटॉप। तो अब ये क्या है? लैप्टोटीन, लैप्टोथिन, टीन क्रोमेटिन, पतले पतले क्रोमेटिन लैप्टोटीन, पतले पतले क्रोमेटिन लैप्टोटीन। जाइगोट, स्पर्म एंड ओवा, मैटरनल पैटर्नल, जाइगोटीन, पैटर्नल मैटरनल का जाइगोट, पेयरिंग, जाइगोटीन। फिर पैच, पेचाइटीन और पैकिटीन, पैकिंग, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन, डबल करने की कोशिश, डबल करने की कोशिश, अलग करने की कोशिश, लेकिन हाथ पकड़ के रखा हुआ है, कायाज्मेटा। कायाज्मेटा। डायकाइनेस कर दिया अलग, डायकाइनेसिस। ये है नाम। ये है नाम। पता चला कि लैप्टोटीन जाइगोटीन क्या है ये? तो लैप्टोटीन मतलब पतले पतले क्रोमेटिन, जाइगोटीन मतलब पेयरिंग, पैकेटिंग मतलब पैचिंग, डिप्लोटीन मतलब डबल करने की कोशिश लेकिन हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? हाथ पकड़ा हुआ है, और हाथ क्या है? कायाज्मेटा। डायकाइनेसिस कर दिया अलग, डायकाइनेसिस। कौन सा वाला? रिकॉम्बिनेस। ये अब होगा लास्ट में जाते हुए, अभी तक यही है, अभी तक चिपके हुए रहेंगे। ये वही पॉइंट है जहां से अब ये चिपके हुए रहेंगे, बाकी सब जगह से अलग है। इसलिए कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से क्रोमोसोम चिपके हुए हैं। बाइवेलेंट हमने बोला क्रोमोसोम, और टेट्रा मतलब क्रोमेटिड। 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड और 2 क्रोमोसोम। हाँ, बाइवेलेंट एंड टेट्राड। उसमें क्या था? बाइवेलेंट तो था लेकिन टेट्राड नहीं था, दिख रहा नहीं था, और यहां टेट्राड दिख रहा है, बाइवेलेंट तो ही है। तो क्रोमोसोम लेवल पे बोलते हैं बाइवेलेंट, क्रोमेटिड लेवल पे बोल देते हैं टेट्राड। है दोनों सेम। किसमें दिखा क्यों नहीं था? क्योंकि बीच में सेंट्रल प्रोटीन ने 2 क्रोमेटिड को चिपका के रखा हुआ था। ये वाला और ये वाला ही तो चिपके हुए ना। ये अलग कैसे दिख रहे हैं? अलग तो दिख ही नहीं रहे। 4 दिखने चाहिए ना, या ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन ये तो दोनों चिपके हुए दिख रहे हैं, इसलिए नॉट क्लियरली विजिबल। अब आता है बस। हाँ, बारिश आने वाली है। पहले बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया ये कि लैप्टोटीन जाइगोटीन? पक्का कंफर्म? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, अभी आता हूं। चलिए बच्चों, थैंक यू।